वेलकम टू नॉलेज हंट। आज हम राजभाषा नियम 1976 के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, आप ये देखोगे कि हर बार इस पर्टिकुलर नियम से आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, जैसे कि क्षेत्र क में कौन से राज्य आते हैं या कौन से प्रदेश आते हैं, क्षेत्र ब में कौन से आते हैं, क्षेत्र ग में कौन से आते हैं, इस अधिनियम में कितनी धाराएं हैं, कब संशोधित किया गया है। ये इस टाइप के सारे क्वेश्चन आपकी मेंस के एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो हमारे लिए ये जो अधिनियम वाला जो पोर्शन है ये स्कोरिंग भी है और साथ ही साथ इसमें आपको सिर्फ नियम याद रखने और इससे कुछ स्पेसिफिक ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं यदि आप प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करोगे। तो हम स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। राजभाषा नियम 1976। यदि हम बात करें इस नियम की, नियम भी है और अधिनियम भी है। आपको कहीं नियम दिखेगा कहीं अधिनियम दिखेगा, आप ऐसा कंफ्यूज मत होना। इसका जो पूर्ण नाम है वो है राजभाषा संघ के शासकीय प्रयोजनों में प्रयुक्त नियम। मतलब ये है कि इस अधिनियम के द्वारा जितने भी हमारे शासकीय कार्य होते हैं, ऑफिशियल वर्क, उनसे रिलेटेड जो भी रूल्स बनने हैं वो आपका इस पर्टिकुलर नियम में बताए गए हैं। तो इसका आपको पूर्ण नाम याद रखना है, जो कि है राजभाषा संघ के शासकीय प्रयोजनों में प्रयुक्त नियम 1976। यदि हम बात करें इसे कितनी बार अमेंड किया गया है या कितनी बार इसका संशोधन हुआ है, तो आपका जो राजभाषा नियम है इसका संशोधन सन 1987, 2007 और 2011 में हुआ है। अर्थात ये जो नियम है इसे 3 बार संशोधित किया गया है। कुल नियम की यदि हम बात करें तो इसमें कुल नियमों की संख्या 12 है। इसका जो प्रथम नियम है वो बताता है संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। तो नाम की यदि हम बात करें तो नाम वही है, राजभाषा संघ के शासकीय प्रयोजनों में प्रयुक्त नियम 1976। यदि हम बात करें विस्तार की, तो ये जो नियम है इसका विस्तार भारत के राज्य तमिलनाडु को छोड़कर अन्य सभी राज्यों में यह नियम पूर्ण रूप से लागू होते हैं। यदि हम बात करें इसकी प्रारंभ की, तो प्रारंभ इसका गजट में प्रकाशित तिथि के साथ ही इस नियम का या अधिनियम का प्रारंभ माना जाता है। 1976 के नियम 2 के अंतर्गत परिभाषाओं को सम्मिलित किया गया है। तो इसमें जो परिभाषाएं हैं आपको याद रखनी है, क्योंकि परिभाषाओं से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो यदि हम बात करें परिभाषा की, तो परिभाषा नियम 2 में है और नियम 2 के क में आपको अधिनियम की परिभाषा दी गई है। तो यदि आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन में कि अधिनियम से क्या तात्पर्य है, तो आपके इस अधिनियम से तात्पर्य हमारा जो आधिकारिक राजभाषा अधिनियम 1963 है वही यहाँ पर अधिनियम से तात्पर्य है। अधिनियम के अंतर्गत अब फिर ये जो नियम है इसका नियम 2 का ख यानी धारा की उपधारा ख में आपको दिया है केंद्रीय सरकार के कार्यालय, अर्थात केंद्र सरकार के मंत्रालय, विभाग, कार्यालय या कोई भी आयोग में कौन सी भाषा को आपके शासकीय कार्यों में प्रयुक्त की जाएगी। मतलब कि इन सारे डिपार्टमेंट में जो भी लैंग्वेज यूज की जा रही है वो आपको नियम 2 के ख में देखने को मिलेगी। नियम 2 की उपधारा जो 2 ग है, तो आपको इसके अंतर्गत कर्मचारियों की परिभाषा देखने को मिलेगी। तो कर्मचारी इन सभी विभागों के अंतर्गत आने वाले कर्मचारी, मंत्रालय, कार्यालय और आपकी राजभाषा आयोग, इन सभी के कर्मचारियों को इसमें सम्मिलित किया गया है। आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों कि नियम 2 ग किससे संबंधित है, तो नियम 2 ग आपके कर्मचारियों से संबंध रखता है। यदि हम बात करें नियम 2 घ की, तो नियम 2 घ बताता है नोटिफाइड ऑफिस अर्थात अधिसूचित कार्यालयों के बारे में। तो आपको याद रखना है कि जो भी नोटिफाइड ऑफिस है, मतलब वो ऑफिस जो कि आपकी राजभाषा नियम को लागू करने के लिए उत्तरदायी है, मतलब जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी नियम है उनको लागू करना। तो इसमें आपका जो नोटिफाइड ऑफिस है, तो इस नियम के नियम 10 के अधिनियम और उपनियम 4 के अधीन जो अधिसूचित कार्यालय है वही आपका नोटिफाइड ऑफिस होगा। तो आप देखेंगे कि नियम 2 आपके नियम 10 और उपनियम जो 4 है उसमें आपको थोड़ी सिमिलैरिटी दिखेगी। अगला जो हमारा नियम है वो है नियम 2 ड। 2 ड से तात्पर्य है हिंदी भाषा में प्रवीणता, और इसमें जो है मतलब ये है कि आप कितना फ्लुएंसी से हिंदी में
बात कर सकते हो। तो इसका जो है दोस्तों, ये नियम 9 के अधीन उपबंधित है। तो आपको याद रखना है कि जो हिंदी में प्रवीणता की परिभाषा है वो 2 ड में है। फिर से बोल देती हूँ, हिंदी में जो प्रवीणता की परिभाषा है ये आपके नियम 2 ड में है, जबकि आपकी हिंदी में प्रवीणता जो नियम है ये मुख्यतः 2 आपके नियम 9 के अधीन उपबंधित किया गया है। हमारा अगली परिभाषा है नियम 2 च के अंतर्गत क्षेत्र क। तो आप याद रखना, आप यदि प्रीवियस ईयर के पेपर को उठाएंगे तो आप देखेंगे कि ये वाला क्वेश्चन आया था कि क्षेत्र क के अंतर्गत कौन से क्षेत्र परिभाषित किए गए हैं। तो आपको ये याद रखना है एक ट्रिक कि रजऊ के बिहार में ऊ 36,000 दे ले। ठीक है, तो आप इससे ऐसे याद रखोगे, र से राजस्थान, ऊ से उत्तर प्रदेश, बी से बिहार, अ से आप याद रखेंगे अंडमान एंड निकोबार। फिर आपका ये मे और ऊ जो है ये साइलेंट है, या तो आप मे से मध्य प्रदेश याद रखें। फिर 36 से आप याद रखेंगे छत्तीसगढ़, 1000 से आप याद रखेंगे झारखंड, दे से आप याद रखेंगे दिल्ली। ठीक है, तो आपको इस तरीके से सारे नाम याद रखना है। अब ये जो 1000 का ह है, इसमें आप हरियाणा और हिमाचल प्रदेश को ऐड करना, और जो जार है उसको आप झारखंड में ऐड करना। तो आप कैसे याद रखोगे, नियम क के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र रजऊ के बिहार में ऊ 36,000 दे ले। तो इसके अंतर्गत अब हम देख लेते हैं कौन कौन से राज्य आते हैं। तो वो आने वाले राज्य हैं दोस्तों, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, अंडमान व निकोबार और दिल्ली। तो ये जो आपके क्षेत्र हैं ये किसके अंतर्गत आते हैं, ये आपके नियम 2 के अंतर्गत जो परिभाषाएं हैं उसके नियम 2 च के क्षेत्र क में परिभाषित किए गए हैं। आपको यदि आसान भाषा में बोले तो आपको याद रखना है कि जो आपका नियम 2 है उसका जो सब क्लॉज है 2 च, उसमें क्षेत्र क में आते हैं आपके इतने सारे स्टेट्स। फिर आता है आपका नियम 2 जो कि परिभाषा है उसके अंतर्गत नियम 2 छ। तो नियम 2 छ जो है इसके अंतर्गत आने वाले राज्यों की जो ट्रिक है वो है महाराज पंगू दादा, चंडीगढ़, दमन दीव और दादर नागर कैसे गए। आप कैसे याद रखोगे, महाराज पंगू दादा, चंडीगढ़, दमन दीव और दादर नागर कैसे गए। तो मां से हो गया आपका महाराष्ट्र, पद से हो गया आपका पंजाब पंगू दादा से, और आप दास से ऐसे भी याद रख सकते हैं दादर और नागर हवेली, वैसे तो मैंने यहाँ पर स्पेसिफाई कर दिया है। उसके बाद है आपका चंडीगढ़, और पंगूस में जो ये आपका गो है ये स्पेसिफाई करता है गुजरात को, और दमन और दीव और जो दादर एंड नागर हवेली है ये आपके यहाँ पर हमने एज इट इज लिख दिया है। तो क्या याद रखोगे, महाराज पंगू दादा, चंडीगढ़, दमन दीव और दादर नागर कैसे गए। ठीक है, फिर आता है हमारा नियम 2 की परिभाषा के अंतर्गत 2 ज। तो 2 ज में आते हैं आपके क्षेत्र ग। तो यदि आपसे पूछा जाए क्षेत्र ग के अंतर्गत कौन से क्षेत्र आते हैं तो आप ये बताओगे कि इस अधिनियम की धारा 2 की परिभाषा के अंतर्गत जो उपधाराएं हैं जो कि है धारा 2 च और धारा 2 छ, इनके अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों को छोड़कर अन्य सभी क्षेत्रों को किसमें इंक्लूड किया गया है या किसमें समाहित किया गया है, क्षेत्र ग के अंतर्गत समाहित किया गया है। तो आपके मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है वो आपके नियम 2 में जो परिभाषाएं हैं उसी से बन जाते हैं। नियम 2 का 2 झ बताता है हिंदी का कार्य साधक ज्ञान, मतलब आपको कुछ हिंदी में ऑफिशियल वर्क करना हो तो आपको उसका नॉलेज है या नहीं। तो ये किसमें आपके स्पेसिफाई किया गया है, ये किया गया है नियम 2 झ में। उसके बाद आता है हमारा अगला नियम जो कि है नियम 3। नियम 3 बताता है राज्यों आदि तथा केंद्र सरकार के कार्यालयों से भिन्न कार्यालय के साथ पत्र अंतर व्यवहार। मतलब ये कि आपके जो भी कार्यालय हैं, कुछ तो डिपार्टमेंट होंगे जो कि राज्य के होंगे, कुछ होंगे जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के होंगे। तो आपकी स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी डिपार्टमेंट हैं उनके अलावा जो भी डिपार्टमेंट अभी वर्क में है उनमें जो भी पत्र व्यवहार होता है, मतलब जो भी लेटर बेसिस पे कम्युनिकेशन होते हैं, उसमें कौन सी भाषा
का यूज होगा। तो ये किस में बताया गया है? नियम 2 में। तो आप ऐसे याद रखना, केंद्र राज्य के कार्यालयों से भिन्न जो भी कार्यालय है वहां पर पत्र का अंतर व्यवहार कैसे होता है, ये नियम 3 में बताया गया है। नियम 4 बताता है यहाँ केंद्रीय कार्यालयों के पत्र आदि, मतलब केंद्र सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी लेटर हैं उनकी लैंग्वेज से रिलेट करता है। कौन सा? आपका नियम 4। तो नियम 4 किससे संबंधित है? केंद्रीय कार्यालयों के पत्र आदि से। नियम 5 जो है ये हिंदी भाषा में प्राप्त पत्र के उत्तरों से संबंधित है। तो नियम 5 किससे संबंधित है? हिंदी में आपके प्राप्त पत्र के उत्तर। तो प से 5, प से पत्र, तो 5 पत्र याद रखना। 5 पत्र आपको किस में लिखने हैं? हिंदी में। तो कैसे याद रखोगे? नियम 5, 5 पत्र, तो 5 पत्रों के उत्तर आपको हिंदी में लिखने हैं। नियम 6 बताता है हिंदी अंग्रेजी दोनों का प्रयोग। तो नियम 6 क्या करता है? हिंदी अंग्रेजी दोनों का प्रयोग नियम 6 में है। याद रखें दोस्तों, नियम 6 में हिंदी अंग्रेजी दोनों के प्रयोग की बात की गई है। नियम 7 बताता है आवेदन और अभ्यावेदन। ठीक है, तो मतलब आप कोई भी एप्लीकेशन सबमिट करते हो तो उसकी लैंग्वेज से रिलेट करता है क्या? आपका नियम 7। तो आप कैसे याद रखोगे? हम साथ गए थे आवेदन डालने। कैसे याद रखोगे? हम साथ गए थे आवेदन डालने। तो 7 से आपको याद रहेगा नियम 7 में क्या है? आवेदन। तो हम साथ गए थे आवेदन डालने। और 5 तो याद ही रहेगा कि 5 पत्र के उत्तर हिंदी में लिखो। तो नियम 5। अब जो नियम 8 है ये बताता है केंद्रीय सरकार के कार्यालयों में टिप्पणियों का लिखा जाना। तो मतलब ये है कि जितने भी गवर्नमेंट के आपके डिपार्टमेंट या ऑफिस होते हैं वहाँ पर जो भी कमेंट होती है, किसी बात पे जो कमेंट्री लिखी जाती है या कोई भी नोटिंग पॉइंट होता है या स्पेसिफाइड नोट पॉइंट होता है, उसे किस भाषाओं में लिखा जाएगा? ये है आपका नियम 8। और जो सबसे इम्पोर्टेंट नियम है तो वो है आपका नियम 9, जो कि बताता है हिंदी में प्रवीणता, जो कि हमने कहाँ पढ़ा था? नियम 2 जो कि परिभाषाओं से संबंधित है, उसके उपनियम 2 में पढ़ा था हमने हिंदी में प्रवीणता। तो हिंदी में प्रवीणता में है प्रबोध, प्रवीण और प्रज्ञा। मतलब आपको कितना नॉलेज है, कितनी आपकी फ्लुएंसी है और कितना आप उसमें इंटेलिजेंसी रखते हो हिंदी के वर्ड्स के साथ। तो क्या याद रखोगे? नियम 9 में आता है आपकी हिंदी में प्रवीणता, इसमें आता है प्रबोध, प्रवीण और प्रज्ञा। नियम 10 बताता है हिंदी का कार्य साधक ज्ञान। तो मैंने आपको बताया था नियम 4 और नियम 10 जो है आपका सिमिलर है। देखो नियम 4 में भी क्या बताया है आपके, यहाँ पर आएगा। देखो नियम 2 झ बताता है आपका हिंदी का कार्य साधक ज्ञान, और नियम आपका 10 भी बताता है हिंदी का कार्य साधक ज्ञान। नियम 11 बताता है संहिता, प्रक्रिया संबंधी अन्य साहित्य लेख। तो मतलब यह है कि आप कोई कोड ला रहे हो, कोई प्रोसेस आ रही है या कोई भी आपका साहित्य लेख लिखा जा रहा है तो उसकी भाषा से संबंध रखता है नियम 11। नियम 12 बताता है अनुपालन का उत्तरदायित्व। मतलब यह है कि आपको इन सब नियमों को फॉलो करवाना है, जो भी रिस्पॉन्सिबल डिपार्टमेंट है या जो भी उत्तरदायित्व के अंतर्गत आने वाला विभाग है उसका ये विशेष उत्तरदायित्व बनता है कि वो इस नियम के अंतर्गत जो भी नियम आते हैं उन्हें पूर्ण रूप से लागू करने के प्रयास करें। तो ये आपका है नियम 12 अनुपालन का उत्तरदायित्व। मोस्ट इम्पॉर्टेंट यदि हम नियम की बात करें नियम 9 है, और नियम 2 के अंत तो आपका पूरा ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं आपके क्षेत्रों से संबंधित। नियम जो आपका 5 है वो भी इम्पॉर्टेंट है। नियम 7 में आते हैं आवेदन अभ्यावेदन। तो वैसे तो सारे ही नियम इम्पॉर्टेंट है, बट यदि हम क्वेश्चन आंसर की फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग देखें तो आपके ये नियम थोड़े ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं। तो आज हमने दोस्तों डिस्कस किया है राजभाषा नियम 1976। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है या आपको ये हिंदी के लेक्चर अच्छे लगते हैं तो अपना जो भी आपने इसको आपको लेक्चर जैसा भी लगा है आप कृपया कमेंट में बताने की कोशिश करें। धन्यवाद।